भाभी रीना से मिल लो, बहुत अच्छी लड़की है वो। अरे मेकअप का कोर्स करके रखा है उसने। रहने दे, देवरानी आएगी तो मेरा रुतबा कम हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी वक्त है, पहले माँ पापा के दिल में मैं जगह बना लूं, फिर देखती हूँ। कैसी बात कर रही हो भाभी, ये तो तय था ना कि भैया की शादी के बाद तुरंत मेरी शादी होगी, क्यों? रीना की बात सुनकर देवर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। भाभी अभी भी अपने मन की उलझन में उलझी हुई थी। भाभी एक बार सोचो तो सही, देवरानी आ जाएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। रीना मेकअप का काम जानती है, घर में जब भी कोई फंक्शन होगा बाहर पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैसे भी बचेंगे और टाइम भी। हाँ हाँ, सब पता है मुझे, लेकिन जल्दी क्या है इसकी? अभी तो मुझे आया साल भी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम तो लगने दे मुझे इस घर में सेट होने में। भाभी आप तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ। माँ पापा से तो पहले ही तय हो चुका था कि भैया की शादी के बाद मेरी बारी आएगी। अब आप ही टाल रही है तो मैं क्या करूं? भाभी कुछ जवाब नहीं दे पाई, बस मुस्कुराकर बात टाल गई। रात को जब सास कमरे में आराम कर रही थी, उसके दिमाग में दिन भर की बातें घूम रही थी। उसने गौर किया कि जब भी देवरानी की बात होती है, बड़ी बहू का चेहरा उतर जाता है। वो सीधे अपने पति यानी कि ससुर के पास गई। सुनिए जी, एक बात कहनी थी, आपने नोटिस किया, जब भी घर में देवरानी की बात चलती है बहू का मूड बिगड़ जाता है। कुछ तो बात है जो वो हमें बता नहीं रही। मुझे भी लगा था, पर सीधे मुंह पूछोगी तो वो कभी सच बताएगी नहीं, घुमा फिरा कर बात करनी पड़ेगी। कल उसके साथ बैठकर आराम से बात करो, प्यार से पूछो, जैसे माँ बेटे की बात करती है। ठीक है, कल सुबह चाय पर बात करती हूँ उससे। अगली सुबह सास ने बहू को अपने पास बुलाया। बेटा आजा, यहाँ बैठ, आज तेरे साथ अकेले में बात करनी थी। माँ जी आप कैसी बात कर रही हैं, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा, बस मन में एक बात आई। देख, तू तो जानती है छोटे की शादी की बात चल रही है, पर मैंने महसूस किया जब भी ये बात होती है तेरा मूड कुछ बदल जाता है। सच बता, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, मैं तेरी सास हूँ पर माँ जैसी हूँ। अगर कुछ मन में है तो मुझसे छुपा मत, मैं तेरे साथ हूँ चाहे कुछ भी बात हो। बहू की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वो कुछ कहने वाली थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। दरवाजे पर आहट सिर्फ नौकरानी की थी जो चाय का कप उठाने आई थी। सास ने राहत की सांस ली और बहू का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, जब मन करे बता देना, मैं यहीं हूँ। बहू ने बस सिर हिला दिया और बात वहीं टल गई। शाम को सास पड़ोसन शीला के घर चाय पीने गई। दोनों बालकनी में बैठी थी। नीचे बड़ी बहू भी लॉन में कपड़े सुखा रही थी और ऊपर की बातें उस तक साफ पहुंच रही थी। और सुनाओ बहन जी, घर में क्या चल रहा है आजकल, सब बढ़िया? तो क्या बताऊं शीला, अब तो सोच लिया है छोटे बेटे की भी शादी कर ही दूं। वैसे भी उसकी पसंद की लड़की है, लव मैरिज है, लड़की भी अच्छी है, संस्कारी है, मेकअप का कोर्स भी किया हुआ है। सोचती हूँ जल्दी से बात आगे बढ़ा दूं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में एक और बहू आएगी तो रौनक बढ़ेगी। नीचे से अचानक बड़ी बहू की आवाज आई, माँ जी मुझे नहीं चाहिए देवरानी। दोनों ऊपर से नीचे झांकने लगी। सास चौंक गई। अरे बेटा तो यही थी, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। शीला ने उत्सुकता से पूछा, अरे बहू क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो, कोई परेशानी है क्या देवरानी में? बहू ने कपड़े समेटते हुए तीखे लहजे में जवाब दिया, आंटी ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। इतना कहकर वो अंदर चली गई। सास का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। शीला ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं बहन जी, बच्चों का मूड कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप परेशान मत हो। लेकिन सास के मन में अब और भी ज्यादा खटका बैठ गया था। उधर देवर भी परेशान रहने लगा था। एक शाम वो अपनी होने वाली पत्नी रीना से मिलने पार्क में गया। रीना एक बात कहनी थी, मन थोड़ा भारी है। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रहे हो? अरे भाभी हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रही, सीधे मना तो नहीं करती पर टालती रहती है। माँ को भी शक हो गया है कि भाभी को कोई तो दिक्कत है तुमसे। पर भाभी से मुझे क्या मतलब, शादी तो हम दोनों को करनी है, वो बीच में कहाँ से आ गई? अरे रीना तुम समझ नहीं रही, मैं और भैया राम लक्ष्मण की तरह है। मैं भाभी से कैसे लड़ सकता हूँ, कैसे उनके खिलाफ जा सकता हूँ? अगर घर में शादी करके खुशी से एंट्री करनी है तो भाभी को खुश करना ही पड़ेगा, उनका दिल जीतना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूं, जाकर उनके पैर पकड़ लूं क्या? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक बार उनसे मिलो, बात करो, उन्हें समझाओ, शायद कोई गलतफहमी हो जो दूर हो जाए। रीना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। अगले हफ्ते इत्तेफाक से रीना और बड़ी बहू सब्जी मार्केट में आमने सामने आ गई। बड़ी बहू के हाथ में भारी थैले थे और वो भीड़ में संभल नहीं पा रही थी।
एक थैला गिरने ही वाला था कि रीना ने लपक कर पकड़ लिया। अरे संभालिए, गिर जाता ये तो। बहू ने चौंक कर देखा और पहचान गई। अरे तुम, रीना नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। अब मुझे जानती है? हाँ, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। अच्छा चलो थोड़ी मदद कर दो, बहुत सामान है आज। जी बिल्कुल, अब बस बताइए कहाँ रखना है। दोनों साथ में सामान उठाने लगी। रीना ने ध्यान से टमाटर और आलू अलग अलग थैलों में जमाए। बहू को अच्छा लगा। तुम तो बड़े सलीके से काम करती हो। वैसे मेकअप का कोर्स किया है ना तुमने? जी हाँ, अभी शुरुआत ही है, सीख रही हूँ धीरे धीरे। अच्छा है, आजकल ना ये फील्ड बहुत चलती है। चलो शुक्रिया तुम्हारा मदद के लिए। कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहू ने हल्की सी मुस्कान दी और अपने रास्ते चली गई। रीना भी अपने घर की तरफ बढ़ गई। मन ही मन खुश थी कि पहली मुलाकात में कोई बड़ी बात नहीं बिगड़ी। घर पहुंचकर रीना ने देवर को फोन किया और पूरा किस्सा सुनाया। उसने वो फोटो भी भेजी जो मार्केट में किसी राहगीर ने उनकी हंसते हुए मोल भाव करते वक्त खींची थी और बाद में रीना के दोस्त ने भेजी थी। देखो ये रही फोटो, भाभी से मिली, बात भी अच्छी हुई, उन्होंने शुक्रिया भी कहा। देवर ने फोटो देखी, दोनों हंसते हुए दिख रही थी। दिल खुश हो गया। वाह रीना, ये तो कमाल हो गया। पहली मुलाकात इतनी अच्छी रही, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे अभी भी पता नहीं कि भाभी को दिक्कत क्या है। औपचारिक बात हुई है बस, दिल की बात तो अभी बाकी है। अरे कोई बात नहीं, शुरुआत तो अच्छी हुई ना, आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों फोन पर हंसते रहे, पहली मुलाकात की सफलता से खुश। पर मन में अभी भी वो सवाल बाकी था कि आखिर बड़ी बहू को देवरानी लाने में इतनी दिक्कत क्यों है। अगले कुछ दिनों में रीना का आना जाना घर के आसपास बढ़ने लगा। सास ने चुपचाप एक तरकीब निकाली थी। जब भी बड़ी बहू को किसी काम से बाजार भेजती, पीछे से रीना को फोन करके बताती थी, रीना बेटा, बहू अभी ब्यूटी पार्लर के सामने वाली गली में गई है साड़ी लेने, तुम भी वहीं चली जाओ ना कुछ खरीदने के बहाने। जी जी माँ जी, अभी पहुंचती हूँ। रीना पहुंच जाती, इत्तेफाक से मुलाकात होती। शुरुआत में बस हाय हेलो होता। अरे तुम फिर मिल गई, क्या इसी इलाके में रहती हो? जी हाँ, यही पास में ही तो है घर हमारा। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन साड़ी की दुकान में बहू को कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था। रीना ने अपनी पसंद बताई। ये वाले लीजिए, आप पर बहुत जमेगी, कलर भी आपके रंग से मैच कर रहा है। बहू ने पहनकर देखा, आईने में खुद को निहारा, चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, सच में अच्छी चॉइस है तुम्हारी। अच्छा सुनो, अपना नंबर दो ना, कभी शॉपिंग का प्रोग्राम बने तो साथ चलेंगे। रीना ने खुशी खुशी नंबर एक्सचेंज किया। उस रात उसने देवर को फोन करके बताया, सुनो आज तो भाभी ने खुद नंबर मांगा है मुझसे, लगता है बात बन रही है धीरे धीरे। बहुत बढ़िया रीना, मुझे पता था तुम ये कर लोगी। अब हफ्ते में 2-3 बार मैसेज होने लगे। कभी बहू पूछती कौन सी लिपस्टिक अच्छी रहेगी, कभी साड़ी पर कौन सा ब्लाउज सही रहेगा। रीना हर बार दिल से जवाब देती, फोटो भेजकर सलाह देती। एक दिन बहू ने खुद फोन करके कहा, रीना आज घर में कोई नहीं है, चाय पर आ जाओ ना, बातें करते हैं। रीना पहुंची तो देखा बहू का मूड कुछ उखड़ा हुआ था। यार रीना, पता नहीं क्यों आजकल मन ना बहुत भारी रहता है। सास ससुर से तो ठीक है, निभ रहा है, पर मन की बात किससे करूं समझ में नहीं आता। आप मुझसे कर सकती हैं, मैं यही हूँ सुनने को। बहू ने धीरे धीरे दिल खोलना शुरू किया। पति के ऑफिस के टाइम की शिकायत, सास की छोटी छोटी बातें, कभी ससुर का रोक टोक करना। पति तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, दिन भर बस मैं ही मैं होती हूँ इस घर में। कभी कभी ना बहुत अकेलापन लगता है। रीना ध्यान से सुनती, बीच बीच में हल्की सी सलाह भी देती, पर ज्यादा नहीं बोलती, बस सुनती रहती। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। बहू अब अपने पुराने सपनों की भी बातें करने लगी। पता है रीना, मुझे भी ना कभी अपना बुटीक खोलने का शौक था, शादी के बाद सब पीछे रह गया। अरे ये तो अच्छी बात है ना, अभी भी देर नहीं हुई, कोशिश तो कर सकती हैं आप। बहू मुस्कुरा दी। रीना जाने लगी तो बहू ने हाथ पकड़ लिया, अच्छा लगता है तुमसे बात करके, फिर आना। हाँ। रीना घर पहुंचकर सोचने लगी कि रिश्ता अब सच में करीब आने लगा है, पर मन में अभी भी वो सवाल बाकी था कि देवरानी के नाम से इतनी दूरी क्यों थी शुरू में। अब जब भी रीना और भाभी की मुलाकात होती, रीना तुरंत फोटो खींचकर देवर को भेज देती। देवर वो फोटो माँ को दिखाता और घर में एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता। माँ देखो, आज फिर भाभी और रीना साथ में शॉपिंग करने गई थी, कितनी अच्छी फोटो है। सास फोटो देखकर मुस्कुरा उठती, अरे वाह, दोनों कितनी खुश लग रही है, लगता है अब मामला बन ही जाएगा। एक शाम खाने के टेबल पर बड़ी बहू ने खुद ही बात छेड़ी, माँ जी पता है आजकल रीना नाम की एक लड़की से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, बहुत प्यारी लड़की है, समझदार भी है। देवर ने ये सुनते ही मौका देख लिया,
भाभी सच कहूं तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अच्छा एक बात कहूं, मेरी शादी करवा दो ना उसी रीना से, फिर तो देवरानी के सामने आपको दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में ही मिल जाएगी। बहू का चेहरा एकदम बदल गया, हल्की सी सख्ती आ गई आवाज में। अरे रुक जा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बस दोस्ती हुई है, शादी की बात अलग होती है, ऐसे थोड़ी ना फैसला होता है। पर भाभी, बस अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी मुझे। इतना कहकर वो उठकर रसोई की तरफ चली गई। देवर मन महसूस कर रह गया। उसी रात उसने रोहन नाम से अपने दोस्त को फोन मिलाया। असल में रोहन उसका सबसे करीबी दोस्त था, जिसे वो हर बात बताता था। यार रोहन आज फिर भाभी ने टाल दिया, समझ में नहीं आता आखिर दिक्कत क्या है। उधर रीना भी उसी शाम रोहन से मिली थी, क्योंकि रोहन उसका भी अच्छा दोस्त निकला। कॉलेज के जमाने से जान पहचान थी। रोहन तुझे पता है ना सारी बात, भाभी बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, पर जाने क्यों देवरानी के नाम से इतना डरती है। अब वक्त आ गया है, पता लगाया जाए आखिर माजरा क्या है। हाँ मुझे भी अजीब लगता है, कोई तो बात है जो वो छुपा रही है। उधर घर में बड़ी बहू ने अपना रवैया और नरम कर लिया था। सास की खूब सेवा करने लगी थी। माँ जी, आज आपके लिए खास आपकी पसंद की खीर बनाई है, आराम से बैठी मैं लाती हूँ। अरे बेटा, इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी? अरे कोई तकलीफ नहीं है माँ जी, आप तो मेरी अपनी माँ जैसी हैं। घर की साफ सफाई से लेकर देवर के खाने पीने तक हर चीज का ख्याल बहू खुद रखती। देवर को भी भाई जैसा प्यार देती, उसके कपड़े प्रेस करवा देती, उसकी पसंद का नाश्ता बनवाती। एक दिन ससुर ने मौका देखकर बात छेड़ने की कोशिश की। बेटा एक बात पूछूं, तुझे रीना पसंद नहीं है क्या? इतनी अच्छी लड़की है, फिर आखिर दिक्कत कहाँ है? बहू का चेहरा तुरंत तन गया। पापा जी आप भी शुरू हो गए। मैंने कहा ना जब सही वक्त आएगा तब देखेंगे, बार बार यही सवाल क्यों पूछा जा रहा है मुझसे? ससुर चुप हो गए, आगे कुछ नहीं बोले। रात को सास ने ससुर से बात की। देखो जी, मुझे ना एक तरकीब सूझी है, क्यों ना हम सीधे रीना का नाम लेकर बात करें, बोले कि रीना ही अच्छी लड़की है, उसी से शादी करवा देते हैं छोटे की, शायद बहू खुद मान जाए, आखिर उसकी दोस्त है, उसे बुरा नहीं लगेगा। ये आइडिया ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन सास ने खाने की टेबल पर फिर बात छेड़ी, इस बार सीधे सुझाव के रूप में। बहू मैं सोच रही थी, जब रीना तेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई है तो क्यों ना उसी से छोटे की शादी करवा दे, तुझे भी अच्छा लगेगा, अपनी दोस्ती घर में आएगी। बहू कुछ देर चुप रही, फिर सोच में पड़ गई। रात को जब सब सो गए तो वो अपने पति के पास बैठकर बात करने लगी। सुनिए जी, माँ जी कह रही थी रीना से देवर की शादी करवा दे। मुझे बात तो ठीक लग रही है, रीना अच्छी लड़की है, मेरी दोस्त भी बन गई है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर रोहन मान गया तो ठीक है, शादी करवा दूंगी, पर मुझे लगता है रोहन का तो पहले से कोई सीरियस रिलेशनशिप है, वो भला क्यों किसी और लड़की से शादी करने को राजी होगा। पति को रीना के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो हल्के में बोला। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तुम बस रीना की फोटो रोहन को दिखा दो, अगर लड़की उसे पसंद आ गई तो शायद वो पुरानी बात भूल कर हाँ कर दे। अरे लड़कों का क्या है, अच्छी लड़की की फोटो देखकर मन बदल भी सकता है। बहू के दिमाग में ये बात जंच गई। हाँ ये आइडिया अच्छा है, कल ही करती हूँ कोशिश। अगली सुबह बहू मौका देखकर देवर के कमरे की तरफ बढ़ी, हाथ में मोबाइल लिए, जिसमें रीना की वो फोटो थी जो उसने खुद खींची थी शॉपिंग के दौरान। रोहन, अंदर आ सकती हूँ? देवर चौंक गया भाभी को अपने कमरे में इस तरह आते देखकर। हाँ भाभी आइए ना, सब ठीक तो है? बहू दरवाजा हल्का सा बंद करके अंदर आ गई, मोबाइल हाथ में लिए हुए। देवर ने मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था, स्क्रीन ऑन थी। बहू ने फोटो दिखाने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि सामने व्हाट्सएप पर खुली चैट दिख गई। रीना का नाम, ऊपर लिखा था प्लान सक्सेसफुल। भाभी को इम्प्रेस कर दिया। बहू का हाथ रुक गया, उसने चैट स्क्रॉल करना शुरू किया, एक एक मैसेज पढ़ती गई। मार्केट वाली मुलाकात प्लान की हुई थी, साड़ी की दुकान वाली मुलाकात भी सोच समझकर बनाई गई थी। हर फोटो, हर बात एक स्क्रिप्ट थी। बहू का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। ये सब क्या है रोहन? तो ये सब प्लान किया हुआ था? देवर घबरा गया। भाभी मैं समझाता हूँ। क्या समझाओगे? पूरा घर मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहा था, रीना की दोस्ती, वो मुलाकातें, सब झूठ था। इतने में सास भी आवाज सुनकर अंदर आ गई। बहू बेटा गुस्सा मत हो, हम बस चाहते थे कि तुम दोनों में दोस्ती हो जाए, इसलिए आप लोगों ने मुझे धोखा दिया माँ जी। मुझे लगा रीना मेरी अच्छी सच्ची दोस्त बनी है, पर वो तो एक चाल थी। रोहन ने हिम्मत करके कहा। भाभी गलती हो गई हमसे, पर हमारी नीयत गलत नहीं थी। हम बस चाहते थे कि आप दोनों में प्यार से रिश्ता बने, इसलिए ऐसा किया।
नियत चाहे जैसे भी हो, तरीका तो गलत था। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई, आंखों में आंसू लिए। रात को पति ने भी घर वालों को डांटा। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे भरोसे में लेकर बात करते, ये चाल चलने की क्या जरूरत थी। अब उसका दिल टूट गया है। अगले दिन से बहू ने रीना का फोन उठाना बंद कर दिया, मैसेज का जवाब देना छोड़ दिया। रीना बार बार कोशिश करती रही, पर आखिर में बहू ने उसे ब्लॉक कर दिया। रीना का दिल बहुत दुखी हुआ। एक हफ्ते बाद वो हिम्मत करके सीधे घर पहुंच गई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसे घंटी बजाई। बहू ने दरवाजा खोला। रीना को देखकर चेहरा सख्त हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? जो कहना था वो सब चैट में पढ़ लिया ना मैंने। रीना की आंखों में आंसू आ गए। भाभी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है मैंने गलती की, आपको धोखे में रखा, पर मेरा इरादा कभी आपको दुख देने का नहीं था। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है रीना। मैंने तुम्हें अपनी सच्ची दोस्त माना था और तुम सिर्फ एक प्लान का हिस्सा थी। मैं तुम्हें देवरानी नहीं बनाऊंगी। रीना ने आगे बढ़कर बहू का हाथ पकड़ लिया, आवाज कांप रही थी। भाभी शुरुआत में सच में एक मकसद था मेरा, आपको इम्प्रेस करना, आपकी हाँ सुनना, पर जब मैं आपसे मिली, आपकी बातें सुनी, आपका प्यार देखा तो सब बदल गया। आप मुझे सिर्फ जेठानी नहीं, एक सच्ची दोस्त, एक माँ और एक मेंटोर जैसी लगने लगी। मेरी अपनी माँ भी मुझे इतना नहीं समझ पाई जितना आपने कुछ ही दिनों में समझा। सच कहूँ भाभी, मुझे रोहन से ज्यादा अब आपका साथ अपना लगता है। मुझे शादी की परवाह नहीं है, बस आप मुझसे बात करना मत छोड़िए, मुझे अपनी जिंदगी से दूर मत कीजिए। बहू की आंखों में आंसू आ गए, दिल पिघल गया। उसने रीना को गले से लगा लिया। पगली, इतना अच्छा दिल है तेरा, और तूने चाल चली मुझसे। चल अब रोना बंद कर। मैं भी बहुत अकेली थी इस घर में, तू आई तो लगा जैसे कोई अपना मिल गया। दोनों देर तक गले लगकर रोती रही, फिर हंसने लगी। कुछ ही महीनों बाद घर में शहनाई बजी। रीना दुल्हन बनकर उसी घर में आई जिस घर में उसने पहली दोस्ती निभाई थी। बड़ी बहू ने खुद उसका कन्यादान जैसा फर्ज निभाया, हर रस्म में साथ खड़ी रही। शादी की रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। अब पक्का कभी झूठ नहीं चलेगा हमारे बीच? पक्का भाभी, अब तो हम सगी बहनों से भी ज्यादा हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल छा गया। दो अनजान रिश्ते अब सच्चे प्यार और भरोसे की डोर से हमेशा के लिए बंध गए। घर की दोनों शादीशुदा जोड़े एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे हैं और वीकेंड का मजा ले रहे हैं। अरे भाई, आज तो आखिरकार काम के बाद संडे आ ही गया है। क्यों ना हम सब मिलकर आज कहीं घूमने चलें। लेकिन भैया, मम्मी पापा के बिना बाहर घूमने जाने में मजा थोड़ा ना आएगा। वो घर पर होते तो पूरी फैमिली साथ जाती। हाँ, लेकिन मम्मी पापा तो इस समय पूरे भारत के धार्मिक टूर पर बाहर गए हुए हैं। वो इतने सालों बाद कहीं बाहर गए हैं, तो इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगे। अरे अब बातें ही करते रहोगे या नाश्ता भी खत्म करोगे? चारों लोग आपस में मुस्कुराते हुए चाय नाश्ते में व्यस्त हो जाते हैं। तभी अचानक नवल अपने फोन पर हुआ कॉल आता हुआ देखकर चौंकते हुए, अरे किशोर, निवेदिता, देखो तो जरा, ये तो हमारे गांव से हमारी बुआ जी का कॉल आ रहा है। सालों बाद बुआ जी ने आज अचानक हमें याद किया है। पता नहीं थे इस समय बाद कैसे हमारी याद आ गई उन्हें। नवल तुरंत फोन उठाकर, नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? अरे बुआ जी, सालों से हमारे घर नहीं आई। फूफा जी के जाने के बाद से तो आपने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। हाँ बेटा नवल, मैं तो गांव के खेती बाड़ी और घर के रोज के कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए समय नहीं मिलता। लेकिन मैंने अपनी बहू अनीता और बेटे आकाश को आज शहर भेजा है। तुम सब उनकी अच्छे से खातिरदारी कर देना। हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो हमारे भी भाई भाभी हैं। नवल बुआ जी से बातें करने के बाद घर वालों को सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनकर कावेरी, आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा था कि देर तक सोऊंगी और घर के कुछ एक्स्ट्रा काम निपटा लूंगी। ऊपर से आज हम सभी बाहर जाने का भी प्लान बना रहे थे। हाँ कावेरी, मैंने भी सोचा था कि आज पूरा दिन बिना किसी काम के आराम करूंगी, लेकिन अब तो अचानक मेहमान आ रहे हैं। खैर, अब बुआ जी के बहू बेटे इतनी दूर से आ रहे हैं तो हमें उनकी आवभगत तो करनी पड़ेगी ना। अभी घर के अंदर बातें ही चल रही थी कि अचानक डोरबेल बजती है। नवल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने आकाश और अनीता सूटकेस लिए खड़े होते हैं। अरे आकाश भाई, अनीता भाभी, आइए आइए, अंदर आइए। बुआ जी ने फोन पर आपके आने की सूचना हमें 5 मिनट पहले ही दे दी थी। अरे नवल भाई नमस्ते। सफर तो बहुत ही बढ़िया रहा। बुआ जी ने कहा था कि शहर जाकर नवल से जरूर मिलकर आना।
कावेरी और निवेदिता आगे बढ़कर अनीता भाभी का मुस्कुराकर स्वागत करती है। शहर का इतना बड़ा आलीशान घर देखकर गांव से आई अनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाभी, आप अंदर कमरे में जाकर हाथ पैर धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, बुआ जी ने सच ही कहा था कि शहर में उनके भतीजे हमारे स्वागत में कमी नहीं छोड़ेंगे। दोनों बहुएं मेहमानों को नाश्ता करवाती है और फिर उनके साथ बातें करती है। बातों ही बातों में अनीता, शहर में बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, हमें वहां जाकर कुछ शॉपिंग भी करनी है। बुआ जी ने घर से निकलते समय खास तौर पर बोला था कि शहर के मॉल जरूर देख कर आना, वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, शाम को हम सब मिलकर मॉल चलेंगे। शाम के समय नवल और किशोर अपनी पत्नियों के साथ आकाश और अनीता को शहर के एक बहुत ही बड़े वीआईपी शॉपिंग मॉल में लेकर जाते हैं। मॉल की शानदार चकाचौंध देखकर अनीता बहुत खुश हो जाती है और एक महंगा सूट पसंद करते हुए, अरे कावेरी बहन, निवेदिता बहन, देखो तो जरा, ये सामने टंगी हुई ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर है। हमारे गांव के बाजार में तो ऐसे कपड़े देखने को भी नहीं मिलते। भाभी, अगर आपको ये ड्रेस इतनी ज्यादा ही पसंद आ रही है तो आप इसे ले लीजिए। नवल तुरंत काउंटर पर जाकर अपने पास से पैसे निकालकर अनीता के लिए वो महंगी ड्रेस खरीद लेता है, जिसे पाकर अनीता खुशी से झूम उठती है। उसके बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं और अगले 4-5 दिनों तक ये भारी मेहमान नवाजी लगातार चलती रहती है। एक दिन रात में कावेरी अपने पति से, ये बुआ जी की बड़ी बहू और बेटे आखिर अपने गांव कब वापस जाएंगे? सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक इनकी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती है। मेरा तो काम करते करते थक कर बुरा हाल हो गया है। थोड़ा धीरे बोलो ना, अगर उन लोगों में से किसी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। वो हमारे घर आए मेहमान हैं। हाँ जी, वो तो मैं भी अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब सुबह उठने की हिम्मत नहीं बची। पूरे 20-25 दिन हो गए हैं। भला इतने दिनों तक कोई किसी के घर आकर मुफ्त में ऐसे मेहमान नवाजी कराता है क्या? हम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते ना, बस 1-2 दिन की ही तो बात है। अगले दिन सुबह सुबह आकाश और अनीता अपना सारा सामान सूटकेस में समेट कर हॉल में आते हैं और, नवल भाई, किशोर भाई, हमें आप लोगों के इस बड़े से घर में रहकर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। हम आज ही गांव जाकर बुआ जी से आपकी और दोनों बहुओं की बहुत ही तारीफ करेंगे कि आपने हमारी इतनी अच्छी सेवा की। हाँ निवेदिता बहन, और तुम दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे मॉल से इतनी सुंदर और महंगी ड्रेस भी दिलवाई। अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन का समय हो गया है। बुआ जी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। मेहमान चले जाते हैं। तभी अचानक सदानंद और शोभना का फोन आता है। नवल तुरंत फोन उठाकर अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर सदानंद, चलो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, रिश्तेदारों का दुख सुख में ख्याल रखना हमारा सबसे पहला फर्ज है। चलो हम फोन रखते हैं, बाद में फुर्सत में बात करेंगे। इस बात को बीते लगभग 1 महीना हो जाता है। एक रविवार को दोनों भाई और दोनों बहू बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी अचानक नवल के फोन पर बुआ जी का कॉल आता है। अरे नवल बेटा, मेरे पहले वाले बहू बेटे आकाश और अनीता को तुम्हारे घर जाकर बहुत ही अच्छा लगा था। वो दोनों गांव आकर तुम्हारी और तुम्हारी दोनों बहुओं की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। गांव में सुनकर मुझे भी बहुत गर्व हुआ। अरे बुआ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो हमारे भाई भाभी थे, हमारा तो फर्ज था उनकी सेवा करना। हाँ बेटा नवल, सब ठीक है, पर मेरे दूसरे बहू बेटे भी अब तुम्हारे शहर वाले बड़े घर में घूमने जाने को बोल रहे हैं। वो दोनों आज सुबह की पहली गाड़ी से गांव से निकल गए हैं। तुम बस देख लेना और पहले जैसी ही शानदार खातिरदारी करना। बुआ जी बिना नवल का कोई जवाब सुने तुरंत फोन काट देती है। नवल सभी लोगों को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर निवेदिता, क्या बुआ जी की दूसरी बहू भी हमारे घर आ रही है? हमने तो सोचा था कि आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे। पिछले महीने ही तो एक बहू आकर पूरे 20-25 दिन रहकर हमारा बजट खराब करके गई थी। अब ये दूसरी भी आ टपकी। हाँ कावेरी, अगर बुआ जी को अपनी बहुओं को शहर भेजना ही था घूमने तो एक साथ ही भेज देती। ये अलग अलग करके क्यों भेज रही है हर महीने? अरे भाई, अब जो भी है जाने दो। हम अपने सगे रिश्तेदारों से मुंह थोड़ी ना मोड़ सकते हैं इस तरह। बुआ जी की दूसरी बहू आ रही है तो देखना तो पड़ेगा। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी जोर से बजती है और बुआ जी की दूसरी बहू नेहा और उनके बेटे विकास घर के अंदर आते हैं। नवल और किशोर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं। आइए विकास भाई, आइए नेहा भाभी, बुआ जी ने हमें पहले ही फोन पर आपके आने के बारे में बता ही दिया था। किशोर भाई, बुआ जी ने खास तौर पर हमें आपके पास शहर घूमने भेजा है। उन्होंने कहा है कि शहर में नवल और किशोर के बड़े घर जाओगी तो बहुत सुख मिलेगा, लेकिन हम बिना सोचे समझे ही आ गए।
कावेरी और निवेदिता भारी मन से रसोई में जाती है और नए मेहमानों के लिए नाश्ता और चाय तैयार करने लगती है। अगले 8-10 दिन तक नेहा और विकास की भी जमकर खातिरदारी होती है। एक दिन कावेरी और निवेदिता छत के ऊपर खड़ी होकर बातें करते हुए, देखो ना निवेदिता, ये दूसरी बहू भी 3-4 दिन से आकर आराम से बैठी है और जाने का नाम ही नहीं ले रही। इन मेहमानों के चक्कर में तो हमारे काम और घर का बजट दोनों ही बुरी तरह से बिगड़ गया है। हाँ कावेरी, मैं भी सुबह से काम करके बहुत थक गई हूँ, पर अब रिश्तेदारों का मामला है तो सहना ही पड़ेगा। खैर मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो खुद ही बोर होकर यहाँ से चली जाएगी। एक हफ्ता और इसी तरह सेवा में बीत जाता है और एक सुबह नेहा और विकास अपना सूटकेस उठाकर हॉल में आकर खड़े होकर, अच्छा भाई साहब, अब हम लोग वापस गांव जा रहे हैं। आपके घर आकर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हम बुआ जी से जाकर ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने हमारी कितनी सेवा की। नेहा और विकास चले जाते हैं। उनके जाते ही दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे का थका हुआ चेहरा देखती है और खुश होते हुए राहत की सांस लेती है। हाँ, चलो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये दोनों भी आज चले गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ कावेरी, अब हम कम से कम अपने घर में शांति से तो रह पाएंगे। नेहा और विकास के जाने के बाद कुछ दिन और सुकून से बीत जाते हैं और घर का माहौल बिल्कुल शांत रहता है। एक दिन शाम के समय नवल, किशोर और उनकी पत्नी अपने घर की छत पर खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक छोटे भाई किशोर की नजर सामने से आ रहे जोड़े पर जाती है। अरे नवल भैया, जरा नीचे सड़क पर देखो तो, ये कौन नए लोग हैं जो सीधे हमारे घर के फाटक की तरफ आ रहे हैं? हे भगवान, कहीं फिर से गांव वाली बुआ जी की कोई नई बहू तो नहीं आ रही है हमारे घर। मेरा तो ये देखकर दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा है। निवेदिता, तुम पागल हो गई हो क्या? बुआ जी की सिर्फ 2 ही तो बेटे हैं और 2 बहुएं आकर चली भी गई। अब तीसरी बहू वाला कहाँ से आसमान से टपकेगी? तुम बेकार में बिना बात के इतना ज्यादा डर रही हो। तभी दरवाजे की घंटी बहुत बजती है। चारों तुरंत छत से भागते हुए नीचे उतरकर हॉल में आते हैं। नवल जैसे ही घबराकर दरवाजा खोलता है, सामने एक नया जोड़ा मुस्कुराते हुए, नमस्ते भैया, हम गांव से बुआ जी के यहाँ से आए हुए हैं। बुआ जी ने ही हमें आपके घर का पता दिया था। उन्होंने कहा था कि शहर जाकर नवल और किशोर के घर ही रुकना, वहाँ तुम्हें घूमने और रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, बुआ जी ने भेजा है आप दोनों को? आइए आइए कावेरी, जरा अंदर से पानी लेकर आना। बुआ जी ने इस बार हमें फोन पर आपके आने की सूचना नहीं दी थी। पारिवारिक मजबूरी में वो सभी उनका भी हंसकर स्वागत करते हैं। उन्हें भी भरपेट खाना खिलाया जाता है, शहर का बाजार घुमाया जाता है और इसी तरह पूरे 5 दिन और बीत जाते हैं। 5वें दिन दोपहर के समय नवल और किशोर के माता पिता अपना लंबा टूर खत्म करके अचानक घर वापस आ जाते हैं। तब निवेदिता और कावेरी शोभना और सदानंद को अपने कमरे में ले जाकर सारी बातें बताते हैं। तब शोभना, मम्मी जी, आपका फोन आउट ऑफ कवरेज था, इसलिए हम चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता पाए। ये हमारे घर पर बुआ जी की भेजी हुई तीसरी बहू और उनके बेटे आए हुए हैं, जो पिछले 5 दिन से यहीं रुके हैं। तभी सीमा कमरे से बाहर आती है और शोभना और सदानंद के पैर छूते हुए, प्रणाम फूफा जी, बुआ जी, आपके बेटे और बहुएं बहुत ही ज्यादा अच्छे, संस्कारी और दयालु हैं। बुआ जी ने हमें यहाँ भेजा था और हमें आपके घर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सीमा भी अपने पति के साथ वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तब सदानंद ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और रास्ते में संभल कर जाना। बुआ जी को हमारा प्रणाम कहना। सीमा के घर से बाहर जाते ही नवल और किशोर तुरंत अपने पिता से, पिताजी, आखिर बुआ जी की कितनी बहुएं हैं, हमें आज सच सच बताइए। हाँ पिताजी, अभी तक तो हम सोचते थे कि चलो बुआ जी का रिश्ता है, जाने दो, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। हमें भी आज तक नहीं पता कि बुआ जी की कुल कितनी बहुएं हैं। सच तो यह है बच्चों कि मुझे भी अपनी बहन नंदिता की इतनी बहुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो इतने साल बाद अचानक बार बार बहुओं को भेजकर हमारे बच्चों से इतनी मुफ्त सेवा करा रही है, ये तो सरासर गलत है। हाँ जी, बहुत हो गया ये बहुओं का ड्रामा। चलो हम भी तो जरा गांव चलकर बुआ जी से सेवा करा के आते हैं, देखते हैं कि उनकी कितनी बहुएं मिलकर गांव में हमारा स्वागत करती हैं और हमारी खातिरदारी में पकवान बनाती हैं। अगले दिन सदानंद और शोभना तुरंत भारी बैग उठाते हैं और बिना कुछ देरी किए सीधे गांव जाने वाली बस में बैठकर नंदिता के घर पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि बुआ जी अपने सूने घर में बिल्कुल अकेली बैठी है। अरे नंदिता दीदी, नमस्ते। हम सब शहर से अचानक आए हैं आपसे सीधा मिलने के लिए, पर ये क्या, आपके इस पूरे घर में तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। आपके वो सारे बेटे और बहुएं कहाँ हैं? अरे भाई साहब, तुम लोग अचानक इस समय यहाँ कैसे? मेरी तो सिर्फ 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है
मेरे तो अपने कोई बेटे है ही नहीं इस दुनिया में, तो बहुए भला कहाँ से आएंगी मेरे पास रहने को। तभी अचानक एक पड़ोसी बहू हाथ में गर्मा गर्म खीर पूरी की थाली लेकर अंदर आते हुए, बुआ जी ये लीजिए, मैंने आज अपने घर पर खास आपके लिए मीठी खीर पूरी बनाई है। आपने कल शाम को बोला था ना खीर खाने का मन है तो मैं ले आई। अनीता थाली रखकर चली जाती है। सदानंद और शोभना उसे गौर से देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद दूसरी पड़ोसी बहू नेहा हाथ में धोए हुए साफ कपड़े लेकर कमरे के अंदर आती है। बुआ जी ये लीजिए, मैंने आपके सारे गंदे कपड़े अच्छे से धोकर और प्रेस करके रख दिए हैं। इन्हें अलमारी में ठीक करके रख देती हूँ, और कोई काम हो तो मुझे बेझिझक बता देना। मैं अब चलती हूँ। नेहा भी कपड़े रखकर चली जाती है। फिर सीमा आती है और बुआ जी का हालचाल पूछती है। फिर सदानंद और शोभना को प्रणाम करती है और फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद वो वहां से चली जाती है। तब शोभना, दीदी ये सब लड़कियां कौन हैं? क्या ये वही बहू हैं जो हमारे शहर वाले घर में आकर रुकी थी? अगर आपके अपने बेटे ही नहीं हैं तो ये सब आपकी बहुएं कैसे हुई? सच सच बताइए हमें। हाँ भाभी, ये सब मेरे पड़ोस की बहुएं हैं जो रोज आकर मेरी अकेले की थोड़ी बहुत सेवा कर देती हैं। मेरी अपनी तो कोई बहू है नहीं, तो मैंने इनके काम के बदले इन्हें शहर का मॉल घूमने के लिए तुम्हारे घर भेज दिया था। अच्छा, तो ये फर्जी बहुओं का राज है। अब दीदी, हम सब यहाँ पूरे एक हफ्ते रहने के लिए आए हैं। तुम पड़ोस की बहुओं को हमारे यहाँ भेजती थी शहर, तो अब उनसे कहो कि वो हमारी भी यहाँ सेवा करे। नंदिता शाम को अनीता को फोन लगाती है। सुन बहू, मेरे भाई भाभी शहर से आए हैं, आकर जरा उनके लिए खाना बना दे। चाची जी, मेरे घर पर वैसे ही ढेर सारा काम है। मैं आपके काम को तो जैसे तैसे कर देती हूँ, लेकिन आपके मेहमानों के काम नहीं कर पाऊंगी। बुआ जी फिर नेहा और सीमा को भी फोन मिलाती है, लेकिन वो दोनों भी मेहमानों का काम करने से साफ मना कर देती है। नंदिता का चेहरा अपने भाई के सामने शर्म से लाल हो जाता है। वो उदास हो जाती है और उसे देखकर शोभना, अरे क्या हुआ दीदी, आपकी वो पड़ोस की प्यारी बहुएं हमारे लिए खाना बनाने नहीं आई? आप तो उन्हें अपनी सगी बहू जैसा ही समझती थी और शहर भेजा था ना रहने के लिए। भाभी, अपनी गलती का मुझे एहसास हो गया है। मुझे अपना व्यवहार अपने तक ही सीमित रखना चाहिए था। अब मैं आगे से कभी भी किसी पड़ोसी को आपके घर बिल्कुल नहीं भेजूंगी घूमने के लिए। मुझे माफ कर दो। सदानंद और शोभना मुस्कुराते हुए वापस अपने घर आ जाते हैं और अपने बच्चों को ये पूरा वाक्य सुनाते हैं। नवल, किशोर, कावेरी और निवेदिता ये हैरानी वाला किस्सा सुनकर सोफे पर लोटपोट होकर खूब हंसने लगते हैं। चलो, अच्छा हुआ कि बुआ जी की इस चालाकी का भूत अब हमेशा के लिए उतर गया। अब कम से कम कोई फर्जी बहू हमारे घर आकर हमसे मुफ्त की सेवा और शॉपिंग तो नहीं कराएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नवल के मोबाइल पर बुआ जी का फोन आता है। अरे बाप रे, कहीं बुआ जी दोबारा फोन करके ये तो नहीं कहने वाली हमसे कि उनकी कोई 5वीं बहू गांव से शहर के लिए रवाना हो चुकी है। नवल कांपते हाथों से फोन उठाता है और उसका स्पीकर ऑन करता है। नवल बेटा, इस बार कोई पड़ोसी नहीं और ना ही बहू आ रही है, बल्कि मैं खुद अकेले तुम्हारे घर रहने आ रही हूँ। बहुत दिन हो गए शहर घूमे और अपनों से मिले, तो सोचा अपनी असली फैमिली के पास कुछ दिन आकर रुक जाऊं। अरे वाह बुआ जी, आप खुद आ रही हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। आपका स्वागत है। आप तो हमारी अपनी सगी बुआ जी हैं। आपके लिए तो हमारे इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आप जल्दी आ जाइए। बुआ जी की ये प्यारी बात सुनकर पूरे घर के लोग राहत की सांस लेते हैं और सब एक साथ मिलकर जोर से हंस पड़ते हैं। पारिवारिक समझदारी, कड़वाहट के खात्मे और जोर के ठहाके के साथ इस कहानी का बहुत ही खुशनुमा अंत यहीं पर हो जाता है।